भी उनमें से एक है जो एग्जाम टाइम पे दूसरों के नोट्स बोरो करते हैं, या फिर जिनको थियरी सब्जेक्ट के नोट्स बनाना बहुत ही बोरिंग लगता है। सो आज आपकी ये सारी प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है और आप इजीली नोट्स बनाने वाले हो लॉ सब्जेक्ट्स के थ्रू फॉलोइंग सम सिंपल टिप्स। सो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है। तो गाइस, दिस इज मी वर्षा भारद्वाज एज यू नो, एंड वेलकम बैक टू मिस लॉजिकल। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं फिर। सो गाइस, हम एग्जाम टाइम में कहीं ना कहीं हम में से सबके साथ ऐसा होता है कि हम नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं और लास्ट टाइम पे हम अपने फ्रेंड से या फिर क्लासमेट से नोट्स बोरो करते रहते हैं। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर लॉ सब्जेक्ट्स नोट्स, then there are some easy tips through which you can prepare your notes, your personal notes, and you no need to borrow someone's notes at exam time and no panic situation will be created. So करते हैं फिर जल्दी से start. सो नंबर वन, पे अटेंशन टू द क्लास एंड लिसन अटेंटिवली। ये बहुत ही जरूरी है कि अगर आप अपने नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप ईच एंड एवरी क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है। ईच एंड एवरी क्लास अटेंड नहीं भी कर पा रहे हो, इट्स ओके, बट मोस्ट ऑफ द क्लासेस आपने जो भी टॉपिक्स कवर हो रहे हो वो आपको अच्छे से पता हो कि कौन सा टॉपिक चल रहा है। जो भी टीचर्स डिक्टेट कर रहे हैं आप समझ पा रहे हो उस चीज को। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप क्लास में अटेंशन करके बैठे हुए हो और हर चीज को प्रॉपर तरीके से लिसन कर रहे हो। जो भी टीचर्स आपको बता रहे हैं, जो भी टीचर्स आपको टॉपिक समझा रहे हैं, आप उस चीज को ध्यान से सुनो। नेक्स्ट चीज आती है नोट वट एवर टीचर्स डिक्टेट। कई बार क्या होता है कि टीचर्स क्लास में कुछ ना कुछ ऐसे डिक्टेट्स करते रहते हैं, कोई भी टॉपिक बताते हैं उसके बारे में अपने वर्ड्स में वो लोग बताते हैं। तो वो बुकिश लैंग्वेज से बहुत अलग होता है कि आप अगर सोचो कि यार मैं बुक में से पढ़ लूंगा बाद में, तो ऐसा नहीं हो पाता है। बुक में से डिट्टो आपको टीचर्स नहीं बताते, अपनी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ इजी तरीके से बताते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी टीचर डिक्टेट करे आप उसको हर चीज को नोट करो। एक नोट पैड लेके बैठो या फिर नोटबुक लेके बैठो। अब जो भी टीचर्स बताते हैं उसको साथ बाय साथ पॉइंटर्स में नोट करते जाओ। एब्रीवेशंस नोट यूज कर सकते हो आप, अ, ताकि अगर आप साथ साथ नहीं लिख पा रहे हो और स्लो स्पीड है तो उसमें एब्रीवेशन यूज कर सकते हो, कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, ताकि ये पता रहे कि भाई टीचर्स ने इस पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन किया था। तो ताकि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ तो उन नोट्स को भी आप रेफर करके बना सकते हो। एंड द थर्ड थिंग इज दैट you always prepare notes after full understanding the topic. Once you get clear the concept, then you can able to write it in your own words. क्या होता है कि कई बार हमें टॉपिक क्लियर नहीं होता और हम सीधा ही बुक की हेल्प से उसको डिट्टो एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, तो वो नोट्स नहीं माने जाते हैं, वो नोट्स नहीं बोले जाएंगे। नोट्स होते हैं कि आप अपनी खुद की वर्डिंग्स में किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का टॉपिक पढ़ा कोई भी, ठीक है। यू कैन से आपने मूवेबल और इमूवेबल गुड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो उसको पहले खुद से समझो कि होते क्या है एक्चुअल में, मूवेबल गुड्स क्या होते हैं, इमूवेबल गुड्स क्या होते हैं, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके नोट्स की फॉर्म में लिखो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो टॉपिक के, पहले क्रैम ना कर रखा हो आपने टॉपिक, देन स्टार्ट राइटिंग योर समराइज नोट्स। और उसमें आप एब्रीवेशन यूज कर सकते हो। एब्रीवेशन किस तरीके से यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पर्सन लिखते हो तो कुछ लोग होते हैं पर्सन को पूरा ही लिखेंगे, ठीक है, PERSON। इसका दूसरा मेथड है कि आप पर्सन को ऐसे लिख सकते हो, PRSN, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। ये आपकी एब्रीवेशन हो गई, शॉर्ट फॉर्म में आपने पर्सन को ऐसे लिख लिया, ठीक है। थर्ड तरीका ये है कि आप पर्सन को ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो। इससे क्या है कि आपका अट्रैक्टिव लगेगा और नोट्स आपके ही लगेंगे। और एक सीक्रेट बात बताती हूँ, इस वर्ड अगर ऐसे ही आप कीवर्ड्स बना के अपने नोट्स में यूज करोगे तो दूसरा अगर आपके नोट्स बाई चांस ले भी लेता है, ही कांट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैड रिटन इन द नोट्स। सो दैट्स द सीक्रेट थिंग। तो आप अपने वर्ड्स, अपनी चीजें डालो उसमें, अपने तरीके हैं जो भी आपको अट्रैक्टिव वे सूट करता है वो यूज करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पर्सन का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, आप इस तरह से ड्रॉ करके भी पर्सन को बना सकते हो। बहुत कम टाइम नहीं लगता, इतनी देर में आप पर्सन लिखोगे उतनी देर में ये ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग होती है, अगर आप होम है फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी कोई वर्ड है, प्रॉपर्टी यूज होता है बहुत बार, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में यूज होता है। या तो आप प्रॉपर्टी को फुल फॉर्म जैसे होती है वैसे लिख लो, या फिर PROP करके भी एब्रीवेशन यूज कर सकते हो, या फिर आप ऐसे होम ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। तो ये भी क्या है,
प्रॉपर्टी का सिंबल हो गया, ठीक है, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें मेन चीज क्या रहती है कि वो नोट्स ना कोई भी देखता है, मतलब आप देखते हो तो लगता है कि आप ही के नोट्स, आपने ही उन चीजों को प्रिपेयर किया है, किसी और के नोट्स नहीं हो सकते, आपके नोट्स है, आप मतलब अलग से आपका दिखाई देगा कि भाई ये मेरे नोट्स है, मैं ये ऐसी चीजें यूज करता हूँ, ठीक है। तो समराइज नोट्स आप बना सकते हो, क्लियर अंडरस्टैंडिंग करो पहले टॉपिक की, कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो पहले उसको बुक में से एज इट इज समझ, एक क्या बोलते हैं ना उसे, एक रीडिंग दे दो उसको, टॉपिक को पहले क्लास में आपने पढ़ा, दूसरी बार आप खुद से उस टॉपिक को रीड कर रहे हो, आपको समझ आएगा, फिर तीसरी बार जब आप नोट्स बनाने लगोगे ना उस टॉपिक को, तो आपको क्लियर होता चला जाएगा वो टॉपिक, और एग्जाम से एक दिन पहले भी आप उसको पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा कि भाई मैंने ऐसे ऐसे ये टॉपिक लिखा था और मुझे ये सब समझ आ चुका है, ओके। फोर्थ थिंग आती है राइट न्यू टॉपिक ऑन ए फ्रेश पेज। कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि एक ही पेज पे एक टॉपिक खत्म हुआ, उसके बाद वैसे वैसे मतलब उसी पेज से अलग टॉपिक स्टार्ट किया। नेवर यूज टू डू दैट, ऑलवेज स्टार्ट ए न्यू टॉपिक फ्रॉम अ फ्रेश पेज। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका अलग से जो भी टॉपिक कर रहे हो उसको पहले ही हाईलाइट कर दो कि भाई ये टॉपिक है, उसमें आपको एग्जाम टाइम में हसल नहीं मचेगी कि भाई होता है ना कि हमें ये टॉपिक, फॉर एग्जांपल मुझे करना है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 11 और 12 करना है, अगर मैं उसी को सेक्शन 10 के साथ मिक्स कर दूंगी तो कैसे मुझे पता चलेगा कि भाई ये अलग से सेक्शन है ना। तो उसको क्या करो, अलग अलग पेजेस से आप स्टार्ट करोगे तो उसको एकदम से वो कर पाओगे। और आप चाहो तो चिट्स भी लगा सकते हो, चिट्स बनाने का मेथड होता है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर नोटबुक, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी नोटबुक है, इसमें मैंने टॉपिक्स कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पेज पे मैंने नया टॉपिक स्टार्ट किया है, तो आप क्या करो, कलर्ड चिट लगा दो यहाँ पे, जो स्टिकी नोट्स होते हैं ना यहाँ पे टॉपिक के कलर्ड चिट लगा सकते हो इस पेज पे, कि भाई मैंने ये नया टॉपिक स्टार्ट किया है। इस तरीके से क्या होगा कि आप सिर्फ वही टॉपिक हो उस चिट के ऊपर आप लिख सकते हो कि भाई इस पेज पे ये टॉपिक है। इसका बेस्ट वे ये भी होता है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर दो स्टार्टिंग में। अगर टेबल ऑफ कंटेंट नहीं ऐड करना चाहते तो दूसरा वे मैंने बता दिया आपको, स्टिकी नोट्स लगा सकते हो बीच बीच में टॉपिक के, ताकि आप उसी टॉपिक को ओपन करो, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। सो दैट्स द बेनिफिट टू राइट न्यू टॉपिक ऑन ए फ्रेश पेज। इजी टू अंडरस्टैंड होगा, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, टाइम भी वेस्ट होने से बचेगा आपका, ठीक है, और दिखने में भी सुंदर लगेगा। फोर्थ थिंग आती है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल सेक्शंस एंड नेम्स बिफोर स्टार्टिंग एनी टॉपिक और इन द लास्ट। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें लॉ में के नोट्स बनाने में सबसे मेन दिक्कत यही आती है कि हम सेक्शंस को रिवाइज नहीं कर पाते हैं एंड टाइम पे। क्या होता है कि हमें कौन सा याद करे कौन सा नहीं है ना, एकदम से मिक्सअप हो जाता है सारा कुछ, अगर हम रिवाइज करते हुए भी चल रहे हो तो भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है लास्ट मोमेंट में। तो इसका बेस्ट वे क्या है, मैं भी अपने नोट्स में यही प्रेफर करती हूँ कि आप स्टार्टिंग के पेज पे एक सेक्शंस की लिस्ट बना लो। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 1 सेक्शन 2 मतलब जितने भी है ना सेक्शन आप नोट करके लिख लो, फिर उनके सामने टॉपिक के नाम लिखो कि भाई ये इस सेक्शन में क्या चीज है, इस सेक्शन में क्या है, ठीक है। फिर उसमें मेंशन करो, टिक मार्क लगाओ उन उन सेक्शंस पे जो आपको रिवाइज करने हैं एट द मोमेंट। रेड पेन से उन सेक्शंस को मार्क करो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीचर्स ने बोला है कि भाई ये तो करने ही करने, ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो उन टॉपिक्स पे आप रेड मार्क लगा लो, और जो बाकी बचे हुए रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है उन पे आप कोई और कलर से पेन से मार्क लगा सकते हो, कि ताकि आप वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले करो, अगर बाकी छूट भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। और लेस इंपॉर्टेंट को आप एज इट इज छोड़ सकते हो, जिनका मतलब अगर आप ना भी लिखो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप सेक्शंस की लिस्ट बनाओगे और हर एक टॉपिक के सामने मतलब कोई ना कोई ऐसे कंटेंट क्रिएट कर लो, स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो ये सेक्शन वाली लिस्ट, या फिर आपके टॉपिक सारे फिनिश हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपका सिलेबस कवर हो जाता है, एट लास्ट भी आप बना सकते हो। ये बेनिफिशियल आई थिंक तब रहता है, स्टार्टिंग में भी ठीक है बट बेनिफिशियल तब रहता है कि आप सारे सेक्शन एक बार याद कर लो किसी किसी टॉपिक के, और फिर उसके बाद खुद से वो लिस्ट बनाओ। अगर आप देख देख के बनाते हो ना तो ये होता है कि हाँ ठीक है एक बार हुआ, फिर आपको रिवाइज करना ही पड़ता है लास्ट टाइम पे। बट ये होता है कि एग्जाम टाइम पे अगर वो लिस्ट बनाते हो तो आपको एज इट इज आपके माइंड में सेट हो जाती है वो चीजें। नाउ फिफ्थ थिंग इज दैट यूज फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स टू मेक दम मोर कंसाइज। कई बार क्या होता है कि हमें कोई टॉपिक समझ नहीं आता, मतलब पढ़ लिया ठीक है, रिमेम्बर नहीं कर पाते हम उस चीज को, याद नहीं कर पाते, और या फिर होता है ना लेंथी हो जाता है वो बहुत ज्यादा टॉपिक, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो उसका बेस्ट वे है ये है कि आप हमेशा फ्लो चार्ट्स का यूज करो किसी भी टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप पैराग्राफ्स में लिखते हो सो देर इज नो एनी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि पैराग्राफ्स तो आपके बुक में भी होते हैं। तो व्हाट्स द रिक्वायरमेंट टू मेक योर ओन नोट्स।
तो नोट्स का मतलब ही ये होता है कि आप उसे अपनी लैंग्वेज में आपको समझ आ जाए उस तरीके से एक्सप्लेन करो। तो उस तरीके का एक्सप्लेन करने का सही वे ये है कि फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो आप कोई टॉपिक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप काइंड्स एक्सप्लेन कर रहे हो या फिर आप टाइप्स ऑफ रिट्स एक्सप्लेन कर रहे हो, तो टाइप्स ऑफ रिट्स में सबसे पहले लिखो रिट्स क्या होती है, डेफिनेशन पहले पैराग्राफ में, फिर उसके बाद लाइन 4-5 लाइन ऐड करो जितने भी टाइप्स के आपके रिट्स होती है, फिर सबके नाम लिखो, फिर सबके नीचे उनकी एक्सप्लेनेशन लिखो। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका पूरा पैराग्राफ ना होके वो सारा फ्लो चार्ट बन गया। अब कोई भी आपके नोट्स रेफर करेगा तो उसको बेसिक तरीके से अलग से दिखाई देगी चीजें, और यही तरीका आपको एग्जाम टाइम में भी फॉलो करना चाहिए। आप पैराग्राफ्स लिखने के बजाय अगर आप थोड़े थोड़े, ये नहीं है कि पूरा ही पेपर फ्लो चार्ट से भर के आ जाओ, दैट नॉट सेइंग। सो आप क्या करो कि फ्लो चार्ट काइंड्स वगैरह एक्सप्लेन करने हो, टाइप्स एक्सप्लेन करने हो, अपने नोट्स में आप फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो, जितना मर्जी चाहे एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि वो क्या होता है फ्लो चार्ट टॉपिक को समराइज कर देते हैं। यहाँ तक कि आप पैराग्राफ लिखोगे 2-3 पेजेस का, फ्लो चार्ट इसको एक पेज में कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। या फिर आप उसको डायग्राम्स भी बना सकते हो, डायग्राम की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं ये वाला डायग्राम है, तो इस तरीके से जैसे पर्सन है यहाँ पे, तो 3 पर्सन इसके नीचे है, तो इस तरीके से हायरार्की एक्सप्लेन करने के लिए आप ये डायग्राम बना सकते हो। तो वो आपकी खुद की समझ के ऊपर है, खुद की क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप कैसे कोई चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। सो नाउ सिक्स थिंग इज दैट ऑलवेज राइट इन योर ओन वर्ड्स आफ्टर रेफरिंग स्टडिंग मटेरियल। हमेशा अगर आप बुक की हेल्प ले रहे हो या फिर कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट रेफर कर रहे हो नोट्स बनाने के लिए, सो कुछ ऑनलाइन वेबसाइट है रिलायबल लो सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने के लिए, आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो एंड गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बुक, यू कैन रेफर फ्रॉम देयर। तो हमेशा क्या करो कि उस बुक से जो भी चीजें हैं पहले खुद समझो, फिर उसके बाद अपने नोट्स बनाओ। कभी भी उसको एज इट इज कॉपी नहीं करना, हमेशा अपने वर्ड्स में लिखो। बुक्स को सिर्फ रेफरेंस मटेरियल की तरह लो, अगर आप किसी और के भी नोट्स रेफर कर रहे हो तो उसको भी सिर्फ रेफरेंस की तरह लो। डिट्टो जो उसने लिख रखा है, डिट्टो जो बुक में लिख रखा है वो कभी भी मत करना, क्योंकि नोट्स का फिर कोई भी मैटर नहीं रहेगा, कोई भी बेनिफिट नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप उसको सेम एज इट इज रेफर कर रहे हो। अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट करनी है, अपने वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट थिंग आती है, आप कलर पेन्स भी डिफरेंट यूज कर सकते हो। क्या होता है ना कि हम एक ही टाइप का पेन यूज करते हैं, कई लोग होते हैं कि भाई एक ही टाइप का पेन है, चलो छोड़ो नोट्स ही तो है किसको देखने हैं। तो उसमें क्या रहता है कि अलग पेन अगर वो यूज करते हो तो आप कीवर्ड्स को अलग पेन से लिख सकते हो, या फिर आप मान लो हेडिंग्स को अलग पेन से लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि आप एग्जाम टाइम में सिर्फ उन उन हेडिंग्स को ही याद करके जाओगे, वो ऑटोमेटिकली आपका समराइज फॉर्म में हो जाएगा। समराइज फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ये जरूरी नहीं है कि आप एक नोट्स बनाओ फिर उसके बाद छोटे छोटे नोट्स कई बनाते जाओ। बेसिक चीज ये है कि आप ऐसे नोट्स बनाओ जिसपे ऐड ऑन करना हो वो भी कर सको, डिलीट करना हो वो भी कर सको, कि मतलब स्पेस रहे आपके नोट्स में। इससे आप कलर पेन्स यूज कर सकते हो, हाइलाइटर के हेल्प से कोई भी सेक्शंस है, जो भी आप सेक्शंस लिख रहे हो, जो भी टॉपिक लिख रहे हो उसको हाईलाइट करते जाओ सीधा, ताकि एग्जाम टाइम पे आपको वो टेबल बताया ना मैंने टेबल वाले, वो तो आप एक बार के लिए रेफरेंस एग्जाम से पहले लेके चले जाओ, बट आप टॉपिक जब कवर करोगे तो वो हाईलाइटेड पार्ट वाली चीजें कवर करोगे पहले। पॉइंटर्स कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हो, टाइप्स एक्सप्लेन कर रहे हो, तो पॉइंटर्स लो, एरो ड्रॉ कर सकते हो उनके लिए, स्टार मार्क कर सकते हो। तो इस तरीके से अलग अलग पॉइंटर्स यूज करो ताकि वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो, और ज्यादा कंसाइज मैनर में हो, और इजीली आपको दिखाई दे जाए, आपको ज्यादा छानबीन ना करनी पड़े अपने नोट्स में। तो इसलिए ये बेनिफिट रहता है कि अलग अलग कलर के पेन यूज करने का, हाइलाइटर्स यूज करने का। सो इट्स अ बेस्ट वे टू डेकोरेट योर नोट्स। नेक्स्ट थिंग आती है टेक हेल्प ऑफ एग्जाम, सॉरी टेक हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक और फॉर द लेंथी वन। कि कई बार क्या होता है कि हमारा टॉपिक ना मतलब बहुत ज्यादा ऐसा होता है, लम्सी हो जाता है और हमें समझ नहीं आता कि क्या चीज है। पढ़ भी लेते हैं, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो हमें मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता खुद पे कि हम इस चीज को याद भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, याद रहेगी एग्जाम टाइम तक नहीं रहेगी, या फिर सब कुछ भूला हो जाएगा, वो गजनी वाला सीन क्रिएट हो जाएगा। सो इसका बेस्ट वे है कि आप कोई भी टॉपिक करो, ये ना मतलब क्वेश्चंस की भी इम्प्रूवमेंट, क्वेश्चंस कैसे आप
कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें भी ये चीज ऐड ऑन होती है कि आप साथ साथ ना किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करो तो उसमें एग्जाम्पल्स जरूर ऐड करो। एग्जाम्पल्स ऐड करने का बेनिफिट क्या होता है कि एग्जामिनर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन ना आंसर रीड ना करके उस एग्जाम्पल से भी समझ लेता है कि भाई बच्चे ने टॉपिक एक्सप्लेन किया है, सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर सकते हो और उससे क्या होगा कि आप एग्जाम्पल ही रीड करके जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप टोर्ट्स के केस में तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, नॉइसेंस एक्सप्लेन कर रहे हो या फिर आप डिफेमेशन एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। तो उस तरीके से ए और बी दो पार्टीज हैं और उन्होंने ए ने बी को डिफेम करने के लिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट पब्लिश कर दी न्यूज़पेपर में, तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और एग्जाम्पल्स भी आपको पैराग्राफ में नहीं लिखने हैं। इफ यू वॉन्ट टू राइट एग्जाम्पल्स इन पैराग्राफ, डोंट डू दिस। हाँ आप कर सकते हो, बट ये रहता है कि आप अगर आप नोट्स बना रहे हो तो पैराग्राफ ना लिख के बेटर ये है कि आप उसमें पिक्चोरियल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करो, पैराग्राफ ही ना करो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिफेमेशन का केस एक्सप्लेन कर रही हूँ तो यहाँ पे 2% आप बना सकते हो, पहले को नाम दो ए, दूसरे को दो बी। फॉर एग्जाम्पल इसने क्या किया, बी के अगेंस्ट डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर दी, तो ये है डिफेमेटरी स्टेटमेंट। तो इस तरीके से लिख सकते हो। तो आपको समझ आ रहा है कि भाई ए ने बी के अगेंस्ट क्या किया, डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर दी, तो इस तरीके से क्या होगा, बी ने क्या कर दिया, सूट फाइल कर दिया। तो ये एरो इसकी तरफ दिखा दो। तो इस तरीके से क्या है, पिक्चोरियल फॉर्म में आपने बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल ड्रॉ कर दिया। अगर आप चाहते हो फिर एग्जाम टाइम में आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, इट्स ओके, बट कई टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको पिक्चोरियल फॉर्म में मतलब क्या है कि हम अपने नोट्स बना रहे हैं तो हमें समझना जरूरी है, बट एग्जाम टाइम में क्या है, आपको टीचर को समझाना जरूरी है। आप समझ रहे हो, इट्स ओके, आपको समझ आ चुका है, ठीक है, वो टाइम चला गया। अब एग्जाम टाइम में आपका टाइम है कि आप टीचर को समझा पा रहे हो, नहीं तो समझा पा रहे हो वो टॉपिक। तो ये है बेस्ट वे है कि आप टीचर को समझाने के लिए आप ये भी एक्सप्लेन कर लो, पिक्चोरियल फॉर्म बनाना है, ठीक है, उसके नीचे बट कुछ स्टेटमेंट लिख दो जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, या फिर आप कंक्लूजन लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने ड्रॉ कर लिया सारी चीजें, अब लास्ट में लिख सकते हो देयर इज अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट इन दैट केस एंड ए विल बी लाइबल, ठीक है। तो ऐसे आप करोगे तो उसको भी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, उसको समझ आ जाएगा कि आपने ये खिचड़ी क्या ड्रॉ करी है, ठीक है, बेसिकली। सो नेक्स्ट थिंग आती है, और लेंथी टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स के लिए हो गया ये, आप हेल्प ले सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो। इससे क्या है, बेटर इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर भी, उसको समझ आ जाता है। देखो चीजें होती है क्वेश्चन में जो इंक्लूड करनी जरूरी होती है, सेक्शन नंबर इंक्लूड करो, केस लॉ इंक्लूड करो, और कंक्लूजन ऑलवेज लिखो, इंट्रोडक्शन ऑलवेज लिखो, लीगल प्रोविजन किस प्रोविजन के अंडर है वो हमेशा लिखो। तो ये असेंशियल्स होते हैं किसी भी क्वेश्चन को लिखने के। फ्लो चार्ट आप ऐड करो छोटा छोटा। तो इस तरीके से क्या है कि भाई क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि आप अपने फ्रेंड के और अपने मार्क्स कंपेयर करते हो ना, तो हमें लगता है यार इसके तो इतने मार्क्स दे दिए इस क्वेश्चन में, सेम मैटर मैंने एक्सप्लेन करा है, सेम इसने किया है, फिर मेरे मार्क्स इतने क्यों आए, इसके इतने ज्यादा आ गए। तो वो इसलिए होता है कि आप उसका एक बार रेफर करके देखना, क्योंकि प्रेजेंट करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। हो सकता है आपने जिस तरीके से पैराग्राफ में प्रेजेंट किया उसने अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रखी हो चीजें। मतलब जो क्या है, मेन चीज होती है कि आप किस तरीके से टीचर को इम्प्रेस करते हो या फिर किस तरीके से आप कंसाइज करते हो चीजों को। पैराग्राफ वरना सब लिखते हैं, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं होती है, पैराग्राफ में कोई भी लिख सकता है याद करके डिट्टो चीजों को। अगर आपको चीजें याद भी नहीं है उसके बावजूद भी आप चीजों को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो कि एग्जामिनर को लगे ही ना कि भाई ये टॉपिक में आपसे कुछ मिस हुआ है, तो वो बेटर तरीका होता है। इससे क्या होगा कि आपकी इंफॉर्मेशन भी लिखी जाएगी और आपको इतनी ज्यादा भी लिखनी नहीं पड़ेगी। पैराग्राफ में लिखोगे तो आपको हर चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, स्पेस बच जाएगा, लेकिन टेबल्स ड्रॉ करोगे, ऐसी चीजें यूज करोगे, पॉइंटर्स यूज करोगे, तो उससे क्या होगा, आपका स्पेस भी यूज हो जाएगा और आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई पॉइंट मिस भी होता है तो भी उसके बावजूद भी आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 10th पॉइंट आता है अंडरलाइन एंड यूज कीवर्ड्स टू रिमेंबर। एग्जाम टाइम में भी ये चीज जरूर करनी है, बट नोट्स बना रहे हो तो नोट्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हर कीवर्ड को अंडरलाइन करो। फॉर एग्जाम्पल आप जूरिस्प्रूडेंस पे कोई डेफिनेशन लिख रहे हो, मैंने जूरिस्प्रूडेंस के टॉपिक कवर किए थे तब भी समझाया था कि आप डेफिनेशन एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आपको याद नहीं रहेंगी, ऐसा नहीं होगा।
हो सकता है एक आधी रह भी जाए, बट आप सारी डेफिनेशन डिट्टो ऐसे के ऐसे याद रखो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जस्ट डू वन थिंग, कीवर्ड्स उनको हाईलाइट कर लो कि भाई इस डेफिनेशन में ये कीवर्ड था और मुझे इसी से रिलेटेड यही डेफिनेशन इसको एग्जाम में लिख के आनी है। तो कीवर्ड से क्या होगा, आप एग्जाम से पहले पूरी डेफिनेशन रीड आउट ना करके कीवर्ड याद करोगे और उसी को जाके एग्जाम में उसी मतलब क्या होता है ना, नमक मिर्च तो सब लगा लेंगे, ठीक है। तो मेन चीज है कि आपके लिए मैटर क्या जरूरी है, वो मैटर आपको याद रहे, ठीक है। तो बाकी इज एम आर ये सारी चीजें तो यू कैन डू। सो जस्ट डू वन थिंग, ऑलवेज हाईलाइट द कीवर्ड्स, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। आप कोई भी प्रोविजन लिख रहे हो उसको अंडरलाइन करो ताकि वो अलग से हाईलाइट हो, ताकि एग्जामिनर को लगे कि भाई ठीक है ये प्रोविजन लिखा है बच्चे ने, और बाकी अगर वो ना भी पढ़े तो भी आपको मार्क्स मिल जाए, ठीक है। और इससे क्या होता है कि आप रिमेम्बर कर पाते हो, ये तो होता है आपके दिमाग का बल्ब हमेशा ऑन रहता है, आप कीवर्ड्स को पढ़ के जाओगे तो वो आपके दिमाग में हमेशा फिट हो जाएंगे। नॉर्मल चीजें लिखोगे तो वो तो क्या है कि एक बार रीडिंग लगाओगे फिर थोड़ी बहुत देर में स्किप हो जाएंगी माइंड से। लेकिन कीवर्ड अगर आप हाईलाइट करके जाते हो तो क्वेश्चन के आप सारा क्वेश्चन ना पढ़ के वो कीवर्ड्स भी करते हो तो आपका टाइम भी सेव होता है और एफिशिएंटली तरीके से आप रिवीजन कर पाते हो। सो ये कुछ टिप्स ऐसी है जो रिवीजन में आपको हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है, लीव सम स्पेस आफ्टर एंडिंग एनी टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे इस चीज को बहुत बार इग्नोर करते हैं और मैं भी बहुत बार अपने नोट्स बनाते टाइम इस चीज को छोड़ देती हूँ, लेकिन बट बाद में मुझे रियलाइज होता है कि आई शुड लीव सम स्पेस इन द एंड ऑफ द टॉपिक। कई बार क्या होता है कि हम कोई भी टॉपिक लिखते हैं, हमने नोट्स बना लिए, बट एट लास्ट क्या होता है, लास्ट मोमेंट टीचर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता है जो हमें लगता है यार मुझे इसको भी इंक्लूड करना चाहिए था, मैं क्या करूँ, स्पेस तो बचा ही नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपना तरीका यू माइंड यूज करके क्या करती हूँ, एक जो चिट्स होती है स्टिकी नोट्स, उनको उन पे लिख के जो भी एडिशनल चीजें हैं उन पे लगा देती हूँ। बट ये सारी चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे नोट्स बहुत एग्जॉस्टिव हो जाते हैं, मैं कुछ और चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाती, इंक्लूड नहीं कर पाती। तो इसलिए आपका बेटर तरीका ये है कि आप हर टॉपिक लिखो फ्रेश पेज वाला। मैंने जो पॉइंट बताया था वो इसी चीज के लिए बताया था कि आप टॉपिक के नीचे कुछ स्पेस छोड़ दो ब्लैंक, ताकि अगर बाई चांस आपका कुछ टॉप बाद में भी कोई पॉइंट निकल के आता है आपके माइंड में आता है तो आप उसको उस चीज पे लिख सको। ये आपका लॉ नोट्स में तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अब कई बार क्या होता है कि अमेंडमेंट्स भी आ जाते हैं किसी किसी प्रोविजन में, तो अमेंडमेंट्स आ रही है तो इंक्लूड करने के लिए उनको स्पेस लीव कर दो थोड़ा सा। सो इट्स अ बेटर वे टू मेक योर नोट्स अंडरस्टैंडेबल और ज्यादा क्लमसी नहीं होंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी, ये तो था जो आपको करनी है, अब कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं करना, नोट यू नेवर बी यूज टू अलाउड दिस। सो फर्स्ट थिंग इज दैट, अगर आप किसी अपने फ्रेंड के नोट्स ले रहे हो, हमें सबके साथ ऐसा होता है कि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको समझ नहीं आ रहा, चलो ठीक है दो तीन सब्जेक्ट के नोट्स बना लिए, बाकी आप सोच रहे हो कि फ्रेंड के नोट्स कॉपी कर लेते हैं, ठीक है लो, इट्स ओके, बट नेवर यूज टू कॉपी एज इट इज योर नोट्स। उनको रेफरेंस के तरीके से लो, अगर आप टीचर्स के नोट्स भी यूज कर रहे हो उसको भी रेफरेंस के तरीके से लो। जैसे आप हर चीज को एज इट इज मत लिखो, जैसे उसने लिख रखा है आप उसको एज इट इज कॉपी करो, क्योंकि वो उसके नोट्स है, आपको उसको उसमें से समझ नहीं आएगा। अगर बाई चांस आप नोट्स बनाते हो और आप दूसरा उसको कॉपी करता है तो आपको लगता है यार ये मतलब समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो आपके नोट्स है। तो इसलिए आप रेफरेंस के तरीके से ले सकते हो बट उसको अपनी वर्डिंग्स में लिखो, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि आप एग्जाम टाइम में तब तो लिख लोगे, आपको एग्जाम टाइम में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि यार इसने ये चीज ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रखी है, क्या है ये क्या नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो इस तरह की दिक्कतें आ सकती है, तो रेफरेंस लो, इट्स ओके, बट नेवर यूज टू कॉपी अदर नोट्स एज इट इज। सो नेवर राइट ईच एंड एवरीथिंग लाइक वर्ड टू वर्ड। कोई भी टीचर आपको डिक्टेट कर रहा है चीजें, नोट करो ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन कभी भी डिट्टो वो चीजें मत लिखो। डिट्टो का मतलब ये है कि आप हर चीज मत लिखो, इरिलीवेंट चीजें भी आप उसमें डाल रहे हो। आपको कोई टीचर दो सेंटेंस बोल रहा है, दो बार उसने चीजें एक्सप्लेन करी है, फॉर एग्जाम्पल उसने एक्टिव का पैसिव वॉइस बना दिया, पैसिव का एक्टिव वॉइस बना दिया, आप एक्टिव वॉइस भी उसमें लिख रहे हो और पैसिव वॉइस भी लिख रहे हो किसी सेंटेंस का। सो मतलब तो दोनों का सेम ही हुआ ना, तो बस सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा सा अलग हो गया। तो ऐसा मत करो कि हर चीज आप नोट डाउन कर रहे हो, इतना भी कीड़ा नहीं बनना कि आप हर चीज उसके साथ साथ नोट डाउन कर रहे हो। ठीक है आप अगर लिख भी रहे हो तो बाद में नोट्स बनाते टाइम आप वो चीजें स्किप कर सकते हो, लेकिन नोट्स में वो एज इट इज चीजें इंक्लूड मत करो। ऐसा करने से क्या होगा कि आप हर चीज रेफर करोगे ना, तो उससे आप
खुद के लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। आप किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करो, क्योंकि टॉपिक सेम रहना है, लैंग्वेज बस अलग अलग होती है हर चीज में। तो आप उसको याद करोगे तो आप हर किसी की लैंग्वेज याद करोगे। इससे क्या होगा कि आपके माइंड पे एक्स्ट्रा लोड होगा। आप एक ही टॉपिक के लिए चार चार पांच पांच डेफिनेशंस पढ़ रहे हो, ठीक है, वो पढ़ने के पर्पज से ठीक है, लेकिन एग्जाम टाइम में आप सिर्फ एक ही डेफिनेशन याद करके जाओगे ना, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपको पांचों की पांचों एज इट इज आपके माइंड में फिट बैठे। तो हमेशा वर्ड टू वर्ड मत लिखो कुछ भी, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, और ईच एंड एवरीथिंग को शॉर्ट करके लिखने की कोशिश करो, जितना हो सके समराइज करो उसको। नेवर राइट एज इट इज, ये वही पॉइंट एक्सप्लेन हो गया, सेम वाली चीजें आ जाती है। नेवर स्टार्ट मेकिंग नोट्स टू लेट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नोट्स रिवीजन टाइम पे बना रहे हो, जब आपको रिवीजन करनी चाहिए, तो आप बना सकते हो, वैसे तो कुछ भी कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम यू नीड टू फेस, क्योंकि क्या होगा कि एग्जाम टाइम में आपको जहाँ रिवीजन करनी पड़ेगी, आप वहां पे नोटिंग कर रहे हो। नोटिंग करना ठीक है, आपकी रिटन हैबिट इंप्रूव होती है, बट उस टाइम पे यू कैन गिव टेस्ट, इट्स बेटर कि आप पहले से ही नोट्स बना के चलो। जब भी आपको टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, तो डोंट वेट फॉर अ डे, डू द सेम थिंग ऑन द सेम डे। ये हैबिट बना लो, क्योंकि कई बार होता है ना आपके ना, फिर सारी चीजें ना हेड टू हेड इकट्ठी होती चली जाएंगी, और फिर बैकलॉग्स हो जाएंगे और आप उनको कवर नहीं कर पाओगे। सो इट्स बेटर कि आप साथ साथ वो चीजें कवर करो, और नोट्स बनाना ज्यादा लेट स्टार्ट ना करो, साथ साथ वो चीजें, अदरवाइज क्या होगा, फिर लास्ट में आपको दूसरे के नोट्स से बोरो करने पड़ेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग है जो मैं बोलना चाहती हूँ, कि कई बार हम एक ऐसी मिस्टेक भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं टॉपिक कवर कर रही हूँ कोई भी, ठीक है, उसके लिए मैंने 4 बुक्स ले रखी है, ठीक है, ऐसे करके, मतलब टीचर के नोट्स भी है, फ्रेंड के नोट्स भी है, एक बुक भी है, और ऊपर से मैं ऑनलाइन सोर्स भी यूज कर रही हूँ, ठीक है। मैंने 4 सोर्स यूज करे हैं उस टॉपिक को कवर करने के। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप कर सकते हो, चारों सोर्स यूज कर सकते हो, आपको जो जो चीजें रिलेवेंट लगती है आप उसको लेकर आप नोट्स बना सकते हो। बट कई बार क्या होता है कि आपके एग्जाम टाइम में, मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं है, उसके बावजूद भी आप चार चार चीजें रेफर कर रहे हो। 4 चीजें रेफर करो, ठीक है, 2 बुक भी रेफर करो, लेकिन एक सोर्स पे रिलाई करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, आप हर चीज लिखने की कोशिश करोगे। अगर मैं कोई भी टॉपिक कवर करती हूँ, मुझे अलग लाइन उसमें भी दिखेगी, उसमें भी दिखेगी, और उसमें भी दिखेगी, तो मैं उस चीज के लिए मैं 4 लाइन और लिख दूंगी, उसमें एक्स्ट्रा लिख दूंगी। तो नोट्स ये है कि आप जिसके भी रेफर करो, जिस भी टीचर के रेफर करो, तो आप सिर्फ, ठीक है, ये ऑनलाइन सोर्स वाले, ये तो अलग अलग सोर्स हो गए, आप ये चारों रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेंड के भी कर सकते हो, बट आप एक ही टीचर्स के अलग अलग नोट्स रेफर कर रहे हो। क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का पैटर्न अलग होता है, उसी तरीके से जैसे स्टूडेंट्स का लिखने का पैटर्न अलग होता है, उसी तरह टीचर्स का भी पैटर्न अलग होता है पढ़ाने का। आप ऐसे किसी के नोट्स को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। रेफर करना है, एक टीचर के नोट्स रेफर करो, ये बेस्ट तरीका है कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। बट इफ यू वांट यू कैन डू सो, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है। सो आई होप दीज टिप्स आर really helpful to you. So if you like these tips, so do subscribe my channel and stay tuned with Miss Logical for more legal updates. और अगर आप ऐसा ही कोई टॉपिक चाहते हैं जिसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो यू कैन ड्रॉप कमेंट, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू check the link in the description box for sites through which you can make law subjects notes.